हम्म सो फर्स्ट होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को जनरल टर्म से बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का बदलना। अब इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, जब भी हम लोग कोई व्हीकल चलाते हैं तो हम लोग स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो जब हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं तब तो एक्सेलरेशन लग रहा होता है, मतलब आपकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। और स्पीड को जब डिक्रीज कर रहे होते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा होता है, जिसको कि हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब एक्सेलरेशन को हम लोग सबसे पहले डिराइव कैसे करेंगे, ये अपना हमारा सिलेबस का फर्स्ट डेरिवेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर जब हम लोग स्लोप बनाते हैं तो वो स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव हो रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। यूनिट आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई भी यूनिट जो भी आपको पसंद हो, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज u, और मान लीजिए कुछ समय बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी ये t1 टाइम पे थी और फाइनल वेलोसिटी होगी t2 टाइम पे। तो ये दो अलग अलग इंस्टेंट्स की हम लोगों ने वेलोसिटी ले ली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन निकाल के देगा। अब देखिए, मैंने बोला था t1 टाइम पे वेलोसिटी u है, तो t1 टाइम पे वेलोसिटी u मैंने x एक्सिस के ऊपर टाइम ले रखा है और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ले रखी है। ठीक है, और यही आपको हमेशा करना है। इसमें आपको हमेशा यही चीज करनी पड़ेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है तो सिंपल सा रूल ये है कि आप x एक्सिस के अलोंग टाइम ले लीजिए, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ले लीजिए। सो t1 टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो u थी और t2 टाइम पे वेलोसिटी v है। सो हम लोगों ने ग्राफ बनाया, मतलब हमको दो पॉइंट मिले इनके इंटरसेक्शन के। फर्स्ट u के लिए t1 के साथ में ज्वाइन करके, एंड सेकेंड v को t2 के साथ में ज्वाइन करके। सो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हमको मिले हैं वो a और b हैं। अब जब हम इन a और b पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको यहाँ पे ये एक ग्राफ दिखाई देता है, मतलब ये स्लोप है, एक तरह का स्लोप मतलब ढाल। अब इस स्लोप को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर हम लोग इस स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब स्लोप को फाइंड आउट कैसे करा जाता है? स्लोप को फाइंड आउट करने का सबसे पहले तो आपको इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये जो u से a तक जा रही है लाइन, ये एकदम परपेंडिकुलर है इस दूसरी वाली लाइन के, b से t2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के। इसको मैं c पॉइंट दे रहा हूं कि ये c पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में आपको ये AB स्लोप निकालना है। ध्यान रखना, ये AB हाइपोटेनियस नहीं है, ये स्लोप है। ठीक है, यहां पे आप इसको हाइपोटेनियस की तरह कंफ्यूज होके ना करें। अब स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालने का तरीका ये होता है कि आप ग्राफ के परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दीजिए। मतलब यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? BC, और बेस यहां पे कौन है? AC। सो ये क्या बन जाएगा? BC अपॉन AC। अब हमको BC और AC की लेंथ चाहिए इन द टर्म्स ऑफ U एंड T, U, V एंड T। ऑलराइट, सो BC के लिए अगर मैं देखूं तो यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर U तक की डिस्टेंस, मतलब इतनी डिस्टेंस C तक की डिस्टेंस, ये U कहलाएगी। और ओरिजिन से ही, मतलब x एक्सिस से ही ऊपर तक अगर मैं B तक जाता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए मैंने V मार्क करा हुआ है, तो दैट मीन्स ये पूरी जो हाइट है ये V कहलाएगी, यहां से लेके यहां तक की ये पूरी हाइट। और इतनी हाइट हमारी U थी, C से लेकर x एक्सिस की डिस्टेंस हमारी U थी। अब हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये पोर्शन कैसे निकलेगा? V में से U को सब्ट्रैक्ट करके। तो हमारा BC क्या आ जाएगा? V माइनस U अपॉन नीचे। सिमिलरली हम लोग सेम चीज लगाने वाले हैं, हमको A से लेकर C तक की डिस्टेंस चाहिए। अब y एक्सिस से लेकर A की डिस्टेंस, मतलब इतनी डिस्टेंस अगर आप देखें तो नीचे x एक्सिस पे T1 पे मार्क हो रहा है, तो ये T1 डिस्टेंस। एंड सिमिलरली y एक्सिस से इस पॉइंट C तक जो लाइन जा रही है, मतलब ये लाइन, इसकी डिस्टेंस जो है वो T2 है, बट हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। सो AC हमारा कितना बन जाएगा? T2 माइनस T1। अब हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर T2 माइनस T1 को रिप्लेस कर देते हैं T से। सो लेट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T।
सो स्लोप हमारा बन जाता है v माइनस यू अपॉन टी, और यहां पे स्लोप ही एक्सेलरेशन कहलाता है। सो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इसको जनरल टर्म्स में क्या लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी का बदलना, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो ये होता है एक्सेलरेशन। अब सवाल पैदा होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये वेलोसिटी की ही टर्म्स आ रही हैं दोनों, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हुई, दैट मींस न्यूमरेटर में जो भी बचेगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, और नीचे टाइम भी सेकंड में है। इस टाइम को हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे इस सेकंड को, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये था हमारा एक्सेलरेशन। अब इसके ऊपर बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज कर लो मैं एक जनरल सा क्वेश्चन दे देता हूं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest, attains the velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. अब यहां पे मैंने एक चीज दी है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, कार रेस्ट में थी, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सो u इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये 5 सेकंड के बाद में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेंड कर लेती है, मतलब टाइम कितना लगा इसको, 5 सेकंड, और इसने वेलोसिटी कितनी अटेंड करी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी में कोई यूनिट नहीं है। अब आप सारी की सारी यूनिट्स को स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड यूनिट काम में ले सकते हैं, बिकॉज बाकी की सारी यूनिट्स मीटर में या सेकंड में ही गिवन है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, 10 माइनस 0 अपॉन 5। So it will give us 10 upon 5 means 2 meter per second square। तो इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड, बट ये अब आगे जाके और ज्यादा टॉपिक्स के अंदर मर्ज हो जाएगा। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जैसे हम गाड़ी चलाते टाइम पे रेस देते हैं या एक्सेलरेट करते हैं, तो रेस देने को हम लोग इंडिया में तो रेस देना बोलते हैं, बट इन रियल लाइफ इसको एक्सेलरेट करना बोला जाता है। अब एक्सेलरेशन का ही उल्टा आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब भी किसी गाड़ी की वेलोसिटी को डिक्रीज करा जाता है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है, एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आया है, तो इसका सिंबल होता है -a, मतलब नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी कम होगी। सिंपल है, इसकी भी ऐसा यूनिट वही है जो कि एक्सेलरेशन की होती है। अब इसका भी एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं जो ऊपर वाली कार थी उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। कार वॉज मूविंग with the velocity of 10 meter per second. Brakes are applied and velocity becomes 4 meter per second in 2 seconds. Find the acceleration due to the brakes। तो इनडायरेक्टली यहां पे मैं रिटार्डेशन मांग रहा हूं, पर आप अभी देखेंगे आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आंसर आएगा मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मानी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारी है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये सब होने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड का। सो ये सारी वैल्यूज पुट करके देखी जाए। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। सो इस बार फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में 4 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में 10 है, 2 से डिवाइड करा, माइनस का 6/2, दैट विल गिव अस
माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, रिटार्डेशन हो रहा है। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ब्रेक लगाने पे हमेशा रिटार्डेशन ही होगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ऑलराइट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, जिनको कि न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बोला जाता है। फर्स्ट होती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इनके नेम्स हैं, आपको इनके नेम्स भी याद रखने हैं, जो कि होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, जो कि होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, जिसको कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब इन तीनों वेलोसिटीज के अंदर जो जो चीजें सिंबल्स काम में आ रहे हैं, पहले उनका मतलब समझते हैं। सबसे पहला सिंबल तो u काम में आ रहा है। u यूनिवर्सल सिंबल है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट v काम में आता है, v इज द सिंबल फॉर फाइनल वेलोसिटी। t ऑब्वियसली टाइम होगा। a यहां पे एक्सेलरेशन होता है। और लास्ट बचता है s, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सारी के सारे रिलेशन के अंदर यही सारी के सारी चीजें चलती हैं। ये 5 वेरिएबल्स हैं, 5 वैल्यूज हैं। आपको कोई भी 4 वैल्यूज दे रखी होंगी, कोई भी 3 वैल्यूज दे रखी होंगी। आपसे नेक्स्ट थिंग मतलब 4th और 5th वैल्यूज जो नहीं दे रखी उनके बारे में पूछा जाएगा। ऐसे इनके ऊपर में क्वेश्चंस बनते हैं। अब सबसे पहली चीज है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करा था। अब अगर आप यहां से एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को ध्यान से देखें, तो इसी फॉर्मूला से अगर हम इसको जो वैल्यूज हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती हुई दिखाई दे देगी। देखो, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो a के साथ में t गया, तो ये बन गया at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब नेगेटिव के u को आप सामने भेज दो और पूरा का पूरा ट्रांसपोजिंग कर दो, सो v इक्वल्स टू u प्लस at। और यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कि हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। अब इसके ऊपर भी वही क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करना, या फिर फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी इनिशियल वेलोसिटी निकालना, या फिर इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी फाइनल वेलोसिटी निकालना। ठीक है, क्वेश्चन सारे बहुत सारे हम लोग एक साथ कर लेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है स्लोप के नीचे का, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालता है। इसको याद रखना। ये ऐसी की ऐसी एक लाइन ऊपर भी थी, दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन निकाल के देता है। ऐसे ही एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जिनमें आपको ग्राफ गिवन होता है, उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, बस इस फैक्ट को याद रखिए, आसानी से इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोगों ने वही सिचुएशन जो पिछली वाली थी, वही ग्राफ हम लोगों ने ले रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u है एट टाइम t1 और फाइनल वेलोसिटी उसी ऑब्जेक्ट की v हो जाती है एट टाइम t2। और हम लोगों ने जैसे पहले ट्राइंगल बनाया था, वैसे मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेता हूं। यहां से मैं इसको लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं और जो पॉइंट मुझे मिला उसको मैंने बोल दिया c। अब देखिए, कहानी के हिसाब से ये जो स्लोप बन रहा है, इसके नीचे नीचे का पूरा एरिया हमको क्या निकाल के देगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये कंप्लीट एरिया। अब यहां पे इसमें आप देखेंगे तो आपको दो शेप्स दिखाई दे रहे हैं। पहला तो है ये ट्राइंगल ABC, और दूसरा एक नीचे रेक्टेंगल भी है। अभी हम लोग इसका नाम भी रख देते हैं। रेक्टेंगल का नाम रख दिया हमने AC, तो ऑलरेडी है DE। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। इन दोनों के एरियाज को अगर मैं फाइंड आउट करके ऐड कर दूं, तो ऐड करने से हमें जो मिलेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में। ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो T1 से T2 के बीच में मिलेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा स्लोप T1 और T2 के बीच में बना हुआ है। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो S मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम था ABC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। ऑलराइट, अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने का आसान सा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो S
इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब आप देखेंगे तो इसका बेस था AC और हाइट है BC, तो AC इंटू BC प्लस रेक्टेंगल का आसान सा होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में इसके बेस को बोल देता हूं यहां पे ED और ब्रेथ में बोल देता हूं CD को, तो ED इंटू CD। अब मेन थिंग है हमको ये सारे की सारी साइड्स निकालनी है, AC BC ED CD। अब A से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो हमने ऑलरेडी पिछले वाले डेरिवेशन में निकाली थी। यहां पे ये T2 माइनस T1 आया था जिसको हम लोगों ने T लिखा था। अब आप ध्यान से देखिए, जितना AC होगा सेम टू सेम मेजर ED का भी होगा, बिकॉज AC और ED दोनों ही रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, अब ये ट्राइंगल ABC की हाइट ये भी हमने पिछले वाले डेरिवेशन में निकाल ली थी, सेम रहेगी V माइनस यू। तो B से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, V माइनस यू। और C से D तक की डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितनी आएगी, ओरिजिन से लेकर C तक की डिस्टेंस U के इक्वल है, तो C से D तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, U। सो ये यहां पे U। सो हमारे पास में सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं इन द टर्म्स ऑफ U, V एंड T। तो अब हमको सिर्फ इनको पुट करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से हमारी आंखों के सामने निकल जाएगी। ओके, सो S इज इक्वल टू हाफ, A से लेके C था T, B से लेके C था V माइनस U प्लस E से लेके D, E से लेके D था वापस से T और C से लेके D तक था U। ऑलराइट, अब हम लोग इसमें एक छोटा सा काम करते हैं, हम लोग ये V माइनस U वाली टर्म जो है इसको रिप्लेस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में कहीं पे भी अगर हमको V माइनस यू दिखाई दे रहा है तो उसकी वैल्यू को उठा के हम लोग यहां करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में से हम V को गायब करना चाहते हैं, और V को गायब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इस इक्वेशन में भी V आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में भी V था, इस इक्वेशन में भी V आ गई, और सपोज करो आपसे कोई ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है जिसमें V दे ही नहीं रखा, तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो हमको हर इक्वेशन को किसी ना किसी वेरिएबल से फ्री रखना पड़ता है, और हम इसको V से फ्री बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन काम में ले रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे V इक्वल्स टू U प्लस AT था, तो मुझे रिक्वायर्ड है V माइनस यू, मैंने U को सामने भेज दिया, तो V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT आ गया। सो V माइनस यू की टेक्निकली वैल्यू क्या आ गई है, 80। अब इस 80 को उठाएंगे और हम लोग इस V माइनस यू की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन गया S इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा अब इसको रीअरेंज कर रहा हूं, ये TU वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके UT लिख के मैंने आगे लिया, प्लस का ये हाफ ऑलरेडी था, ठीक है, T यहां पे ऑलरेडी था, और V माइनस यू की जगह पे आ गया 80। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A, T और T दो बार आ गए तो क्या बन जाएगा, T का स्क्वायर। और आप देख रहे हैं ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनके तैयार है, और इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एकदम लल्लू डेरिवेशन है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन सकता है। मान लो कि वही कार है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, ठीक है, मैं उसी कार की बात कर रहा हूं कि देयर इज अ कार व्हिच इज मूविंग with the velocity of it started with 0 velocity and it attained the velocity of 10 meter per second in 5 seconds। अब हम लोगों ने इसका एक्सेलरेशन तो निकाल लिया था, पर क्या हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब इसी क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग इसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे हैं अब, क्योंकि हमने वो पहले निकाल दिया है। हम लोग यहां पे बोलेंगे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, और कितने टाइम में, ये 5 सेकेंड में। ऑलराइट, सो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहां पे मेरे पास में जो जो वैल्यू गिवन है मैं उनको लिख लेता हूं। मुझे डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड आउट करना है, ये मेरे से क्वेश्चन बोला गया है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड है, बिकॉज ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। फाइनल वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये सब अटेन करने में इसको टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड। अब मैं अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा मेरे पास में कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं। देखिए, u मेरे पास में अवेलेबल है, मैंने इसको यहां से कट कर दिया। t मेरे पास में अवेलेबल है, मैंने यहां से इसको कट कर दिया। अभी तक मैं सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूं। फिर से t मेरे पास में अवेलेबल था, मैंने कट कर दिया। मुझे s तो निकालना ही है, ठीक है, तो ये तो रहेगा अवेलेबल कि इसको तो मुझे फाइनली फाइंड करना ही है ना। अब मेरे पास में a नहीं है, a की बजाय मेरे पास में v है, तो यहां पे मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा तो सकता हूं, बट डायरेक्टली नहीं लगा सकता। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन की।
अब एंट्री होगी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लूंगा। इसका शॉर्ट तरीका भी अभी आपको समझ में आएगा जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, ठीक है। पहले लेकिन अभी हमारे पास में जितनी इक्वेशन है उनके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली कर दूंगा नेक्स्ट जब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा, एकदम इसी इन्हीं वैल्यूज से जो मेरे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मुझे ए की जरूरत पड़ गई है। ए क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है। सो 10 माइनस 0 अपॉन 5, तो ये कितना बन जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे पास में ए भी आ गया, दैट मीन्स मैं लगा सकता हूं यहां पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जगह हम लोगों के पास में कम बच रही है, तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू देखिए 0, t 5 प्लस हाफ, a हमने अभी भी निकाला 2 और वापस टाइम 5 का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया? ये वाली टर्म तो वैसे भी 0 हो गई, 0 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25 मीटर। तो हमारे पास में सारी वैल्यूज नहीं थी, बट फिर भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प ले ली और हमने हमारा फाइनल आंसर निकाल लिया। अब इसी काम को मैं डायरेक्टली कर सकता था विद दी हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हमने पढ़ी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे इसको इस तरीके से करना पड़ा। अब नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी उसी तरीके से डिराइव करी जाती है जैसे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव करा था। यहां पे भी हम वही फैक्ट लगाते हैं दैट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट या गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोगों ने पिछली बार एरिया निकाला था एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल अज्यूम करके इस ग्राफ के नीचे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली एरिया निकालेंगे इस पूरे ट्रेपेजियम का, बिकॉज ये भी तो एरिया ही देगा। सो हम लोगों ने इस ट्रेपेजियम का नाम रख दिया ABCD। अब कहानी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ABCD। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब डिस्टेंस बिटवीन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी है। हमारे पास में पैरेलल साइड है AD एंड BC। सो S इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं पहले हाफ BC प्लस AD, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और एल्टीट्यूड मतलब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है DC, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी आ गई DC। अब ये सबकी मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब आप A से लेके D तक देखेंगे तो ये ओवरऑल U तक जा रहा है, दैट मींस ADU हो जाएगा। अगेन B से लेके C तक देखेंगे तो C से B तक जाना है, दैट मींस ओरिजिन से V तक गए हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा? V के इक्वल। और CD तो हमने बहुत सारे पिछले दोनों पार्ट्स में देख ही लिया कि CD की वैल्यू तो T आती है, तो ये तो हमारा फिक्स ही है। तो अब ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करने वाले हैं। तो S इज इक्वल टू हाफ V प्लस U, BC था V, AD था U एंड DC T है, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, पर पूरी तरह से नहीं बनी। अब इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है। हमको इस इक्वेशन को टाइम से इंडिपेंडेंट करना है। इंडिपेंडेंट करने का रीजन वही है जो पिछले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि हम लोग एक ही वैल्यू को हर इक्वेशन में नहीं रख सकते। सो इसलिए सपोज करो आपके पास में तीनों इक्वेशन में अगर टाइम हम लोगों ने डिराइव करी तीनों इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन में ही टाइम की टर्म है और आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम दे ही नहीं रखा, तो आप तीनों ही इक्वेशन नहीं लगा पाओगे, आपकी तीनों इक्वेशन फेल हो जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन को हमको टाइम से इंडिपेंडेंट करना है। अब फिर से हम हेल्प लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो फिर से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, तो यहां से टाइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी? v माइनस u इज इक्वल्स टू AT, सो T विल बी v माइनस u अपॉन A। तो ये टाइम की वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर देंगे? जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव करी है उसके टाइम वाली टर्म की जगह। तो ये क्या बन जाएगा? s इज इक्वल्स टू v प्लस u। अब इसके नीचे मैं 2 लिख रहा हूं क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में है, और साथ ही साथ मेरे पास में आ रहा है v माइनस u अपॉन A। अब आप इन दोनों के न्यूमरेटर को एक बार देखिए, ये एक मैथ्स की आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये क्या देता है हमको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2a है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करा इसको तो ये बन गया 2as एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनली हमारी जो इक्वेशन बन के आई है जिसको हमने रीअरेंज करके लिखा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको कि हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी कहते हैं। ऑलराइट, अब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूं जो कि पिछली बार मैं कर रहा था। ठीक है, अब इस बार मेरे पास में एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये मान लेंगे हम लोग कि इस बार हमारे पास में एक्सेलरेशन गिवन है, तो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर लेता हूं। A car starts from rest, attains the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से मैं टाइम हटा देता हूं, सपोज करो मेरे पास में टाइम नहीं है, इस बार मेरे पास में टाइम मिसिंग था। ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसका उल्टा भी हो सकता था, सपोज करो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट होती तो मैं इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकता था। ऑलराइट, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में कितनी है इसकी, 0, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब इस इक्वेशन में से मैं वो चीजें मार्क कर रहा हूं जो मुझे पता है। देखिए, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है, इस क्वेश्चन में मुझे दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, इस क्वेश्चन में मुझे दे रखी है। एक्सेलरेशन मुझे पता है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब 3 वैल्यूज मुझे पता है तो 4th वैल्यू तो मैं निकाल ही लूंगा ना। सो बस हमको यही काम करना है। सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो v का स्क्वायर मींस 100, मैंने सीधा स्क्वायर कर दिया, पहले मुझे लिख लेना चाहिए था। 10 का स्क्वायर, u का स्क्वायर मींस 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज 2 और डिस्प्लेसमेंट तो हमको फाइंड आउट ही करना है। सो 100 इज इक्वल्स टू, ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/4, तो ये आ गया हमारा 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और इसी की तरह से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता और हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाता, हम वो भी निकाल लेते। तो होगा क्या, इनके क्वेश्चंस में कोई भी 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगे और 4th वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, आसान सी चीज है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है सर्कुलर मोशन। अब ऐसी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रहा हो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर पाथ तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग द सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसी मोशन का आगे एक्सटेंडेड वर्जन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म वर्ड क्यों लग जाता है इसके आगे, अब ऐसी मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड याद रखना, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, फिर भी यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। अब हम लोगों ने सीखा था कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है। पर ये सर्कुलर मोशन है, इसके अंदर अगर स्पीड कांस्टेंट भी है तो भी एक्सेलरेशन होता है। अब क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, वही हम समझने वाले हैं। यहाँ पे होता क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है इस पाथ के अलाउंग। ठीक है, पर किसी भी पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी निकाली जाए, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी मेरा सेंटर है ऑलरेडी इसलिए डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है, तो इन जगहों पे अगर इसकी वेलोसिटी निकाली जाए तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है। टेंजेंट का मतलब होता है सर्किल को टच करते हुए जाने वाली एक लाइन, और जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर रहती है। तो इन हर पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो एकदम पॉइंट के परपेंडिकुलर होती है, मतलब सर्कुलर पाथ के बाहर की तरफ होती है। अब यहाँ पे स्पीड तो भले ही कांस्टेंट है पर बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो दैट मींस वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसलिए ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। द रीजन इज बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस
एट एवरी पॉइंट, और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट हैज एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो अब इस तरह की मोशन का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे इसके सर्कुलर पाथ के अलोंग डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस। अब वो डिपेंड करेगा कि हाफ पाथ पे अलोंग ट्रैवल कर रहा है, 1/4 सर्कमफेरेंस पे ट्रैवल कर रहा है, या कंप्लीट सर्कमफेरेंस पे ट्रैवल कर रहा है। तो आपको सर्कमफेरेंस की टर्म्स में इसके डिस्टेंस निकालनी, जो कि हमने कल वाले लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल में करा था। अब इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो उनको एक बार आप ट्राई कीजिए। आसान सा चैप्टर है, 1 घंटा लगेगा पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।